तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक मतलब। और उसके बाद हम आईएफआरएस और इंड एएस जो होते हैं वो भी बेसिकली दोनों भी कुछ एक तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जो हर कंट्री में ना एक बॉडी होती है जिसको काम सौंपा जाता है कि आप जो है कंट्री में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाओ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, ताकि इस कंट्री में जितने भी अकाउंटेंट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम तरह से अकाउंटिंग करें। और जो है अलग अलग बिजनेस की अकाउंटिंग यानी कि सेम तरीके से होगी, तो किसी भी बिजनेस को किसी भी बिजनेस के साथ कंपेयर आसानी से किया जा सकेगा। तो इसलिए हर देश में यानी कि हर कंट्री में एक जो है बॉडी को काम ये सौंपा जाता है, एक बॉडी अपॉइंट होती है। तो इंडिया में उस बॉडी का नाम क्या है जो अकाउंटिंग के रिगार्डिंग सारे गाइडलाइंस और सारे स्टैंडर्ड्स जो है बनाती है। तो इंडिया अगर वो कंट्री है तो इंडिया के लिए जो बॉडी है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम धाम देखती है, तो वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंस्टीट्यूट, कभी कभी इसकी डेफिनेशन ही आ जाती है। इसे क्या हो गया, अच्छा यार। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये बॉडी है इंडिया में जो इंडिया से रिलेटेड अकाउंटिंग का सारा कामकाज देखती है, और इवन जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनको भी रेगुलेट करती है यही बॉडी। कि अगर कोई अकाउंटेंट जो है कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको सजा वगैरह भी डिसाइड करती है यही बॉडी कि कितनी सजा देनी है, और उसका लाइसेंस भी जो है कैंसिल कर देती है कि वो अब अकाउंटेंट के तौर पे काम नहीं कर सकेगा। तो यानी कि इंडिया में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करके नाम में ही आ रहा है अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट से रिलेटेड ये टॉप बॉडी है इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडी है ICAI ये इंडिया में सभी तरह के जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है। अब देखिए इंडिया में ना ICAI ने दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं, टू टू सेट्स, दो सेट बना रखे हैं, टू सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप सुन रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे जो बेसिक बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको तो हम सिंपली बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और एक दूसरा सेट भी बना रखा है हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यानी कि ICAI ने, उसको हम बोलते हैं इंड एएस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों ही बनाए किसने, तो ये दोनों ही बनाए किसने है, ICAI ने। इंड एएस थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेसिक जो डिफरेंस है हमें वो ये है कि ये छोटे बिजनेस जो होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन दोनों के लिए बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बना रखे हैं वो हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, खासकर जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका सेल्स, जिनके प्रॉफिट करोड़ों में है, उनके लिए ये जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत थोड़े से फ्लेक्सिबल ज्यादा ही हैं, ये थोड़े से मतलब लीनियंट ज्यादा थे। इसलिए हम जो बड़े लेवल के बिजनेस है उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखना चाह रहे थे। तो ICAI ने नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं जो किन के लिए एप्लीकेबल है, जो सोल प्रोप्राइटर यानी कि जो अकेले ओनर है, जो यानी कि जो 11th में आप अकाउंटिंग करते हो सोल प्रोप्राइटर्स की, यानी कि जो सिंगल ओनर है उस बिजनेस के, यानी कि बिल्कुल ही छोटे लेवल के जो बिजनेस है जिनका टर्नओवर, सेल्स, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं होती क्योंकि एक अकेला ओनर है उसमें, तो ये इनके लिए। और इसके अलावा अगर दो चार ओनर है, 10 ओनर है, तो यानी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है इनके लिए एप्लीकेबल होते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको आप सिंपली बोलते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो कंपनीज होती हैं जिसमें हजारों ओनर्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम होता है कंपनीज में, करोड़ों की बात होती है, करोड़ों का प्रॉफिट, करोड़ों का सेल्स, तो वहां पे हमने जो है थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है इनके कंपैरिजन में उस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, उनको नाम हमने दिया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एएस भी इनको बोल सकते हैं। ये किन के लिए एप्लीकेबल है, जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं तो उनको जो है ये फॉलो करने होते हैं, यानी कि क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और स्ट्रिक्ट हम किन के लिए बनाते हैं, जिसमें ज्यादा लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है, तो वहां पे हम अकाउंटिंग थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट कर रखी है ताकि कोई भी चूक न रह जाए। तो इसलिए कंपनीज के लिए जहाँ पे ज्यादा लोगों का पैसा लगा होता है वहां पे उनके लिए हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं इंडिया में, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं इंड एएस। और नॉर्मल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं वो कंपनीज के लिए नहीं, वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक तरह से एप्लीकेबल होते हैं जहां पे ज्यादा लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ है। तो ये थोड़े से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम सिंपली बोलते हैं ये लीनियंट होते हैं ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, मतलब बहुत कम कम डिस्क्लोजर करना होता है टाइम टू टाइम। लेकिन इंडिया इसमें हर 3 महीने के बाद ही
आपको जो है बहुत सारी चीजें बतानी होती है अपने बिजनेस के बारे में, ताकि जितने भी लोगों का पैसा उन बिजनेस में लगा है वो जान सके आपके बिजनेस के बारे में हर 3 महीने में, और ज्यादा से ज्यादा बातें जान सकें। तो उसके लिए थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हमें बनाने थे, तो पर्पस के हिसाब से हमने एक और सेट बना लिया, जिस सेट को हमने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेट को हमने बोला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस। और ये कंपनीज जो होती हैं इंडिया की वो फॉलो करती हैं। और कंपनीज के रिगार्डिंग अकाउंटिंग आपकी 12th में आएगी, तो इसलिए मुझे लग रहा था, खैर इतना डिटेल में चैप्टर में होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग है पार्टनरशिप फर्म्स की और कंपनीज की वो 11th में है नहीं, वो 12th में है। तभी आपकी 12th में कई सारी बुक्स हैं, एक पार्टनरशिप की है, 2 कंपनीज की हैं। तो लेकिन हाँ, 11th में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आईसीएआई ने 2 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जिसको वो सिंपली बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो है छोटे बिजनेस के लिए, जहाँ पे कम लोगों का पैसा लगा हुआ है ओनर के एसेट से। तो सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदे का पैसा लगा है सारा, और पार्टनरशिप फर्म में 2 4 10 लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो वहां पे हमने थोड़ा सा लीनियंसी शो करी है। जहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होना था वहां पे अलग ही सेट हमने बना दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जिसको हमने बोला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और वो केवल कंपनीज को फॉलो करना है, इनको नहीं। इनको अपने जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही फॉलो करने हैं, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म को। तो आई थिंक आपको अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाने का पर्पस और इसमें आपस में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। Yes, sir. ओके, अब मैं आईएफआरएस की बात करता हूँ। हमने अब क्या क्या कवर कर लिया अभी तक? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मल जो होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होते हैं, वो हमने समझ लिया। फिर थोड़ा सा हाई लेवल के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं इंडिया में ही, जो आईसीएआई ही बनाता है, तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडियस, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो कंपनीज को फॉलो करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों का पैसा लगा है। तो इंडियस मोर स्ट्रिक्ट होते हैं। ये मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ, मेन डिफरेंस यही होता है। और इसमें डिस्क्लोजर भी बहुत ज्यादा होता है, और इवन डिस्क्लोजर भी हर साल नहीं, हर 3 महीने में करना होता है कंपनीज को। हर 3 महीने में, यानी कि हर क्वार्टर के बाद बताना पड़ता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और ये जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये लीनियंट है, तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म को अकाउंटिंग साल दर साल करनी होती है, कि मतलब वो पूरे साल का पैरा डेटा बना लें और साल के अंत में बस डिस्क्लोज कर दें। इतना भी काफी होता है। लेकिन इंडिया से इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कंपनीज को हर 3 महीने में उन 3 महीने की परफॉर्मेंस जो बतानी पड़ती है, और उन 3 महीने की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। तो खैर, होंगे ही स्ट्रिक्ट, क्योंकि कंपनीज में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, तो हम कोई भी चूक नहीं करना चाहते कि एक भी बंदे का पैसा जो है डूबे। तो हर बंदे को जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसे साल के बाद पता लगेगा, तब तक तो गाड़ी निकल जाएगी। साल के बाद अगर पता लगा कि कंपनी बेकार है, तो जो बंदा पैसा निकालना चाहता है वो तो अब निकालेगा पैनिक में। इससे अच्छा है कि हर 3 महीने में ग्रेजुअली पता लगता जाएगा, तो एक बंदा ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाएगा हर 3 महीने की परफॉर्मेंस देख के कि कंपनी और ग्रो कर सकती है या डिक्लाइन कर रही है। तो खैर, ये तो मैंने आपको इन दोनों की बात कर दी। अब मैं डिटेल में बात करता हूँ आईएफआरएस की। आपको इसके रिगार्डिंग जो रीड करना है वो मैं पहले ही भेज चुका हूँ, तो बस अभी आप समझने पे फोकस करना। और बाकी अल्टीमेटली ये कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, इसमें आपको सिंपली शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं या इनके एडवांटेजेस वगैरह लिखने को आती हैं, तो वो तो आप लिख लोगे बना के। 2 2.5 3 मार्क्स के मैक्सिमम आ सकता है 3 मार्क्स में, जिसमें आपको 6 7 लाइनें लिखनी है। तो इतना तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप आराम से इसमें 6 7 लाइनें लिख लोगे। अब मैं आईएफआरएस की बात करता हूँ। आईएफआरएस की पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है? ये इंडिया के लिए नहीं, ये ग्लोबली एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। इसको मैं बोलता हूँ पहले तो इसका नेचर क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे जो आपको अकाउंटिंग करते वक्त स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, वर्ल्ड लेवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनको आप बोल सकते हो, या ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप फॉलो मतलब जो फॉलो करते हो, ये वो है। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे इंडिया में जो बॉडी है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा कामकाज देखती है, उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? जो इंडिया में बॉडी Indian है, Accounting Standards. नहीं नहीं, इंडिया में जो बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, ICAI. आईसीएआई। ICAI. वैसे ही ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे भी लगातार काम चल रहा है, अभी ये काम चल ही रहा है। अभी जो है बेसिकली, यानी कि ये अडॉप्ट किसी ने इतना नहीं किया है, ये सिंपली बस एक अभी पाइपलाइन में है प्रोसेस। याद करो, ऊपर हमारी क्लास हुई थी एक बार, मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। आईएफआरएस का मतलब क्या है कि ना, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक क्या होता है कि इंडिया में तो चलो हमने जो हमारा पर्पस था हमने अचीव कर लिया, कि अब इंडिया में कोई भी बिजनेस की अकाउंटिंग होगी वो सेम तरीके से होगी, ठीक है। लेकिन अभी भी वर्ल्ड लेवल पे सारी कंट्रीज सेम तरीके से अकाउंटिंग करें, वो पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा है। तो अभी दिल्ली और महाराष्ट्र क्योंकि इंडिया के अंदर फॉलो करते हैं, तो वो तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या इंडियस है, वो अकॉर्डिंगली मतलब फॉलो करते हैं, तो सेम तरह से अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन अगर अगर मैं जो न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में पड़ता है, और जो दिल्ली है जो इंडिया में पड़ता है,
उनके अगर वहां की जो अलग अलग कंपनीज है, जो दिल्ली की है, जो न्यूयॉर्क की है, उनके अभी भी कंपनीज का डेटा अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो नहीं कर पाता, क्योंकि कंट्री टू कंट्री अकाउंटिंग जो डिफर कर रही है अभी भी। तो ये जो डिफरेंस है, ये लगातार कोशिश चल रही है कि ये कम हो जाए। तो ना वर्ल्ड लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगातार प्रिपेयर हो जा रहे हैं, और जिसको कुछ टाइम बाद जो है कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया जाएगा सारी कंट्री द्वारा। अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है सारी कंट्री द्वारा, कुछ कुछ कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है, कुछ कुछ कंट्री ने नहीं किया है। तो इंडिया ने जैसे इनको पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन जो अपने इंडियास बनाए हैं ना, जो ज्यादा स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो काफी हद तक इनके जैसे ही हैं। तो बेसिकली इंडिया ने इनडायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने आईएफआरएस पढ़ा और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके क्या बना दिया, इंडियास उसका। तो इंडियास बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ही है आईएफआरएस का। और आईएफआरएस को कॉपी क्यों किया इंडिया ने? क्योंकि लगातार सारी कंट्रीज आपस में अब ये डिसाइड किया है कि अब सारी कंट्रीज की अकाउंटिंग एक जैसी होनी चाहिए। तो वर्ल्ड लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बन रहे हैं, जो सारी कंट्रीज मिलके बना रही हैं, उनको हम बोलते हैं आईएफआरएस, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले आप इनकी फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ये इंडिया या अमेरिका या किसी एक कंट्री के नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे सारी कंट्रीज मिलके कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे जो है बिल्डअप कर रही हैं, बना रही हैं, जिनको बोलते हैं आईएफआरएस, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और सारी कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि कैसे जो है कॉमन अकाउंटिंग ताकि हो सके कुछ साल बाद। तो 2026-27 तक हमारी कोशिश है कि सारी कंट्रीज अपने अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके, इंडियस है इंडिया का, और अपनी अपनी कंट्री के उनके अपने अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सब छोड़ दें, और सारी कंट्रीज विल फॉलो क्या करने लग जाएं, एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम बोलेंगे आईएफआरएस। IFRS. तो आईएफआरएस को लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, अब सारी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। तो अभी इस तरह से फॉलो कर रही हैं कि जो वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है ना, तो उसमें वो 90% वही बातें लिख देती है जो आईएफआरएस में लिखी हुई हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली इंडिया जो है अडॉप्ट कर चुका है आईएफआरएस, लेकिन फॉर्मली अभी जो है कि पूरी तरह 100% हम आईएफआरएस को फॉलो करें, अभी वो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 2026-27 तक ये लगातार कोशिश चल रही है कि 2026-27 तक ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि क्या होता है कि सारी कंट्रीज का कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, कामकाज करने का तरीका अलग होता है, कुछ कंट्रीज पुअर होती हैं, कुछ कंट्रीज बहुत रिच होती हैं। तो इसलिए टाइम बहुत लग रहा है कि इस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में टाइम बहुत लग रहा है जो कॉमन हो सारी कंट्रीज के लिए। तो टाइम लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ अचीव हो जाएगा ये पर्पस कि कुछ साल बाद सब कंट्रीज अपने अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं सभी कंट्रीज ने, जैसे इंडिया का इंडियस है या नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, जो विजन है, वो यही है कि हम अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, और जो है सिंपली अडॉप्ट कर ली सारी कंट्रीज एग्जैक्टली सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि आईएफआरएस। अच्छा, आईएफआरएस को बना कौन रहा है? तो मैंने आपको बताया सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो सारी कंट्रीज ना बेसिकली एक बॉडी के मेंबर बन गई हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसमें सभी कंट्रीज जो है मेंबर हैं। तो सभी कंट्रीज के दो दो तीन तीन लोगों को हमने यहाँ पे जो है भेज रखा है, और वो सारे लोग मिलके जो है इस बॉडी का पार्ट है, और ये क्या बना रहे हैं, आईएफआरएस लगातार। तो सभी कंट्रीज के दो तीन रिप्रेजेंटेटिव इस बॉडी में, जैसे आईसीएआई इंडिया की बॉडी है, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे कौन सी बॉडी बना रही है आईएफआरएस, आईएएसबी। और आईएएसबी में जो है हर कंट्री के कुछ कुछ मेंबर्स हैं, कुछ कुछ मतलब पर्सन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, ताकि सभी कंट्रीज की से हो, सभी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन हो ये जो आईएफआरएस बन रहे हैं उसमें। तो आई थिंक अब आपको कुछ कुछ जो कंफ्यूजन थी वो कम हो गई होगी कि ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है आपस में, और डिफरेंस क्या है इनका। तो आई थिंक आपको अब आईएफआरएस का मतलब समझ आ गया होगा। Yes, sir. ओके, तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि सर, इन ये लास्ट वाली आपने जो IASB बताई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, लिख लो आप। ओके इसकी फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल। ये जैसे इंडिया में बॉडी आईसीआई, तो ये वर्ल्ड लेवल पे बॉडी है, वर्ल्ड लेवल पर ये बॉडी है जो आईएफआरएस बना रही है। जैसे इंडिया में इंडीएस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईसीआई बनाती है, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे जो बॉडी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये वो बॉडी है जो, इसमें सभी कंट्रीज के मेंबर हैं कुछ कुछ। तो वो ये बॉडी अपने आप में कलेक्टिवली हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये जो स्टैंडर्ड्स बना रही है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उनको बोलते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड।
ओके यस सर। ओके। तो अब आई थिंक मैं आपको जो चार डाउट्स थे आपके, उसमें से दो को हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो ये तो मैं ग्रुप में भी लिंक डाल दूंगा जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी। तो बाद में कभी देखना चाहो तो आप, क्योंकि ये वीडियो काफी काम आएगी आपको, कनिष्का को, सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ मैं ये शेयर करूंगा, क्योंकि IFRS, इंड एस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये टॉपिक है ऐसे थोड़ा सा मुझे भी पर्सनली काफी कंफ्यूज करता था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। तो आज लेकिन हाँ, ये वीडियो में मैंने काफी इत्मीनान से बता दिया इन सब का मतलब और इन सब का आपस में डिफरेंस। तो ये वीडियो आखिर तक आपके फाइनल पेपर तक काफी काम आएगी।